My dear students, welcome back on this channel अजीत मैथमेटिक्स। आप सबका इस चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मॉडल सेट का हल हम लोग कर रहे हैं और इस कड़ी में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप के बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को लिया है और जिसके अंतर्गत हमने अब तक 16 प्रश्नों को हल किया है। उसके आगे आज सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो यहां पर दो वृत्त दिए गए हैं। एक वृत्त, यह एक वृत्त मान लिया और एक दूसरा वृत्त है। इसको R1 मान लिया जाए, इसको R2 मान लिया जाए। O P, एक का सेंटर O मान लिया, एक का सेंटर P मान लिया। A B कुछ भी लिख सकते हैं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेटर लिख सकते हैं। वहां पर जनरली O को सेंटर माना जाता है, O डैश भी लिख सकते हैं। तो पहले वृत्त की त्रिज्या दी गई है 19, दूसरे की त्रिज्या दी गई है 9। अब प्रश्न कहता है कि एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या निकालिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर हो। तो एक ऐसा वृत्त जिसकी परिधि, ये परिधि जो है इन दोनों परिधियों के योग के बराबर है। अब जरा इसको समझ लेते हैं, प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होगा। परिधि क्या होती है? यदि मान लीजिए कि इस वृत्त को कहीं से हम काट दें, ये धागा मान लीजिए, और इसको काट करके सीधा ऐसे कर दें, तो क्या होगा? ये सर्कुम्फरेंस परिधि हो गई, मान लीजिए कि C1, और उसी तरह से इसको भी काट करके इसमें ऐड कर दें, तो इसकी परिधि C1 और ये C2, ये पहले की परिधि हो गई, ये दूसरे की परिधि हो गई। अब ये लंबाई जो हो गई यहां से यहां तक, ये इसकी लंबाई हो गई और इसकी त्रिज्या निकालनी है। सामान्यतः यदि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए, 19 और 9 को जोड़ दिया जाए, तो 19 और 9 28, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 28। यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो तो आप सीधे इसको लिख सकते हैं कि 19 + 9 और 28 आंसर होगा, लेकिन यहां पर तो बना करके दिखाना है, इसलिए थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। मान लिया पहले वृत्त की त्रिज्या R1 19 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या को मान लीजिए R2 9 सेंटीमीटर, और ये है इन दोनों परिधियों के योग के बराबर वाली परिधि। तो ये रिजल्टेंट सर्किल, परिणामी वृत्त, इसको R मान लीजिए, ये निकालना है। अब प्रश्न कहता है कि पहले वृत्त की परिधि और दूसरे वृत्त की परिधि, इन दोनों का योग जो होगा रिजल्टेंट वृत्त की परिधि। यदि आप चाहे तो संकेत रूप में भी लिख सकते हैं, C = C1 + C2, या इस तरह से लिख सकते हैं कि 2πr = 2πr1
प्लस 2 पाई R2। इस लाइन के बाद यही लाइन 2 पाई R प्लस 2 पाई R इज इक्वल टू 2 पाई R1 प्लस 2 पाई R2। ये वृत्त की परिधि 2 पाई R होती है। अब यहां 2 पाई कॉमन निकाल लीजिए, R1 प्लस R2। ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, बच गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। अब यहां मान रख दिया जाए, रिजल्ट पर वहीं पर हम पहुंच गए, लेकिन यहां पर 2 अंक चाहिए हमें, इसलिए लिख करके दिखाना होगा। अतः परिणामी, या रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं, अभिष्ट कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे प्रश्नों में लास्ट में लैंग्वेज में आंसर दे दिया जाए, ज्यादा बेटर रहता है। अगला प्रश्न त्रिकोणमिति से है। यदि साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5, तो इसका मान निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू दी गई है, साइन थीटा बराबर 4/5। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण। आधार का मान निकालना है। एक हम चित्र भी बना सकते हैं। यहां पर ये हुआ 4, ये 5, यहां पर थीटा लिखेंगे, यहां 90 डिग्री होगा। एबीसी कहीं लिख सकते हैं। बीसी का मान 3 आएगा, क्योंकि 3, 4, 5 ट्रिपल होता है। बी इज इक्वल टू h² माइनस p², दैट इज 5² माइनस 4², 25 माइनस 16, 9, 3। हमें cos थीटा की वैल्यू चाहिए, इसलिए हमने इसको लिखा। आप चाहे तो आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें भी रख करके निकाल सकते हैं। तो इसमें यदि रखेंगे तब इसकी जरूरत नहीं है, सीधे यहां पर आएंगे 1 माइनस 4/5 होल स्क्वायर, और इसका सॉल्यूशन करेंगे 1 माइनस 16, 25 माइनस 16, 9/25, एंड दैट इज इक्वल टू 3/5। और इस तरह से यहां पर अब cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी b/h 3/5। दोनों तरह से, दोनों में से कोई भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहां पर लिखित रूप से दिखाना है। अब इसका मान निकालना है, तो यही एक्सप्रेशन E इज इक्वल टू 4 प्लस 4 साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। फोर प्लस 4 साइन थीटा की वैल्यू 4/5, 1 प्लस 3/5, 4 प्लस 16, इसको जोड़ दें, 5 जोड़ 3 बटा में 5, इसको जोड़ दें तो 5 का 20, 20 प्लस 16 बटा में 5, और ये 5 3 8, 8/5, 36/5 गुणा 5/8, और कटा देंगे, 5 से 5 कटेगा, 4 दूने 8, 4 9 36, 9/2। अगला सवाल, यदि कॉसेक 4 थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 20 डिग्री, जहां पर 4 थीटा न्यून कोण है, 90 से कम है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? तो ये अनुपूरक कोण कॉम्प्लीमेंट एंगल से संबंधित सवाल है, ट्रिगोनोमेट्री का। यहां पर
90 डिग्री माइनस थीटा वाला सूत्र लगेगा। तो कॉसेक 4 थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा माइनस 20, ये दिया हुआ है। अब यहां पर हम इसको सेक थीटा में कन्वर्ट कर दें तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक 90 डिग्री माइनस 4 थीटा, क्योंकि थीटा की जगह पर 4 थीटा है, और इधर सेक थीटा प्लस 20 थीटा माइनस 20 डिग्री। अब दोनों तरफ का ये सेक हटेगा, कटेगा नहीं, हटेगा, क्योंकि इसको काटा नहीं जाता है। तो बच गया 90 डिग्री माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 20 डिग्री। अब इस थीटा को इस साइड लाएंगे, 90 को उस साइड लेके जाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 4 थीटा माइनस थीटा माइनस 20 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दोनों का चिन्ह एक जैसा है इसलिए जुड़ जाएगा, माइनस 5 थीटा, और इन दोनों का चिन्ह भी एक जैसा है, ये जुड़ जाएगा। अब ये माइनस और माइनस तो हट जाएंगे। थीटा इज इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 5, कटेगा तो ये हो जाएगा 22 डिग्री 22। ये थीटा की वैल्यू हो गई। यही सवाल यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ जाए तो हम क्या करेंगे? वैसी परिस्थिति में इतना बनाने की जरूरत नहीं है, यहां पर सवाल पर ही नजर दौड़ाए। ये क्या है? कॉसेक है और ये सेक है। तो कॉसेक का पूरक सेक होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट सेक होता है, और सेक का कॉम्प्लीमेंट कॉसेक होता है। तो जब इसका पूरक ये है तो इसका पूरक ये होगा 4 थीटा, इसका पूरक है, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। बस सीधे लिखेंगे 4 थीटा प्लस थीटा माइनस 20 इज इक्वल टू 90। इन दोनों एंगल का सम, इन दोनों का जोड़ 90 डिग्री होगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 4 1 5, इस 20 को उधर लेके जाएंगे तो 90 और 20 110, कटेगा 22, थीटा की वैल्यू 22। जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में हो तो इतना लंबा मत बनाइए, इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे सवाल और भी हो सकते हैं, टर्न कट के रूप में हो सकते हैं, साइन कॉस के रूप में हो सकते हैं। यहां साइन होगा तो यहां कॉस होगा, यदि यहां कॉस होगा तो यहां साइन होगा, टैन होगा तो कॉट होगा, और कॉट होगा यहां तो टैन होगा। तो वैसी परिस्थिति में जो एंगल दिया हुआ है उन दोनों एंगल को जोड़ दीजिए, उसके बराबर 90 रख दीजिए, समीकरण तैयार होगा। आसानी से इसको हल कर लीजिए। कब? जब एमसीक्यू में वैसा प्रश्न हो तब। लेकिन यदि सब सब्जेक्टिव हो, लिख करके दिखाना हो, तब तो आपको ऐसे ही बनाना होगा। अगला प्रश्न क्षेत्रमिति से ही संबंधित है। एक बेलन की त्रिज्या दी गई है, बेलन की त्रिज्या दी गई है और ऊंचाई दी गई है, क्रमशः 24 और 14। तो 20 का सॉल्यूशन देखते हैं। बेलन की त्रिज्या आर की वैल्यू है 24 मीटर और हाइट 14 मीटर। वॉल्यूम निकालना है, इसका आयतन निकालना है। V क्या होगा? V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। साधारण सा प्रश्न है और इसका कैलकुलेशन आपको कर लेना है। आर का मान 2 बार लिखेंगे, सात से इसको कटा देंगे। अब इसका गुणा कर देंगे, चाहे आप किसी भी तरह से गुणा कर लें। ये गुणा आप चाहे किसी भी तरीके से करें, ये आप पर निर्भर करता है। डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं, 22 में 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 44, 44, 24 में 24 का करेंगे तो 576,
इसका भी मल्टीप्लीकेशन आप कर सकते हैं। और इससे आसान हमारे विचार से देखिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, अपना अपना मत। 24 का यदि हम 2 से मल्टीप्लीकेशन करें तो कितना होगा 48, और इसमें से 2 एक फैक्टर निकाल लें तो इसका भी 24 का 2 से करेंगे तो 48 बच गया, इसमें 11। 48 और 48 का मल्टीप्लीकेशन 2304 होता है। 2304 ये 48 का होल स्क्वायर होता है, 2304। अब इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ नॉट्स लगाते हैं, यानी चश्मा पहना देते हैं यहां पर, और दो दो अंकों का जोड़ लिख देते हैं। ये हुआ 4, इन दोनों का जोड़ 4, इनका जोड़ 3, इनका जोड़ हुआ 5 और इनका जोड़ हुआ 2, यानी 2 5 3 4 4। मीटर में है तो आयतन है तो मीटर क्यूब आंसर हो गया। किसी भी तरह से मल्टीप्लीकेशन करके हमें परिणाम तक पहुंचना है। समबाहु त्रिभुज की भुजा दी गई है तो क्षेत्रफल निकालना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल, √3/4 भुजा स्क्वायर, √3 4, भुजा है 12, 12 गुणा 12, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न सांख्यिकी से है। माध्य ज्ञात करें, मीन फाइंड करना है, माध्य ज्ञात करना है। क्लास इंटरवल वर्ग अंतराल दिया हुआ है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फ्रीक्वेंसी दी गई है, बारंबारता 6, 7, 16, 10। माध्य साधारण तरीके से आप निकाल सकते हैं। माध्य निकालने के लिए सांख्यिकी के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं 3 विधियां बताई गई है, प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि, एक पग विचलन विधि, स्टेप डेविएशन मेथड। तो जहां पर आसानी से गुणा किया जा सके प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करते हैं। यहां पर हम उसी विधि का उपयोग करेंगे। क्लास इंटरवल इस तरह से, पहले इसको इस तरह से लिख लेते हैं। चाहे तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन वर्टिकली लिखते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये क्लास इंटरवल हुआ। और ये फ्रीक्वेंसी 6, 7, 16 और 10। इसके बाद का जो हमारा काम है वो है वर्ग चिन्ह, क्लास मार्क फाइंड करना, एक्स। एक्स कैसे निकालते हैं कि वर्ग अंतराल के लोअर लिमिट और अपर लिमिट, निम्न सीमा उच्च सीमा, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू जोड़ करके 2 से भाग देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो 5 होगा, यहां पर 15 होगा, यहां 25 होगा। क्योंकि ये 10 के रेंज में बढ़ रहा है तो ये भी 10 के रेंज में ही बढ़ेगा, चाहे आप जोड़ के भाग दीजिए या इसमें 10 ऐड करके लिखते चले जाइए। ये x की वैल्यू निकल गई। अब आपकी मर्जी, आप प्रत्यक्ष विधि से बनाइए या कल्पित माध्य से बनाइए, शॉर्टकट मेथड अपनाइए। यदि गुणा आसान है तो प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान होती है। यहां पर आसानी से गुणा किया जा सकता है, f × x। 6 का 5 से गुणा करेंगे 30 होगा, 15 का 7 से करेंगे 105, 105 होगा, 25 का 16 से करेंगे, 25 का 16 से यदि आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो 25 का 4 से करेंगे तो 100 होगा, 4 बार करेंगे तो 400 होगा। तो ये 400, इसमें 4 से गुणा कर दे, इसमें 4 से भाग दे, 400 होगा, और इसका 350। अब सिंपली इसको जोड़ देना है। एक तो f को जोड़ना है, सिग्मा f, ये हुआ टोटल, और ये हुआ सिग्मा fx, यहां भी टोटल चाहिए।
तो इसको जोड़ दें, 6 7 13, 13 और 16 29, 39 39, और इसको जोड़ दें तो 5 3 3 5 8 और 3 4 7 1 8, 885। एक बार फिर जोड़ देख लेते हैं, 5 3 3 3 5 8, 1 4 5 3 8। अब माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, या इसको एन भी लिखा जाता है। तो 885 और भाग देंगे 39 से। अब इसको कटा देना है, भाग दे देना। पहले तो ये संख्या 3 से कट जाएगी और ये भी 3 से कट जाएगी। अब ये संख्या 13 से नहीं कटने वाली है, तो भाग दे देंगे, 13 से भाग दे देंगे। 295.00 दशमलव के बाद 2 अंक ले लेंगे। 13 दूना 26, 3 बचा, फिर 13 दूना 26 और यहां पर बच गया 9 दशमलव, यहां पर आ जाएगा। 13 6 78, 12 बचा, 13 9 117, 22.69 लगभग 22.69 लगभग अप्रोक्सीमेट लिख दिया जाता है। यदि लगभग लिख देते हैं तो थोड़ा इधर उधर भी अंतर होता है, तो आपका आंसर का पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा। एक प्रश्न और देखें, घनाभ का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पार्श्व पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया, या इसको वक्र पृष्ठ भी कहते हैं। तो वक्र पृष्ठ निकालना है घनाभ का, क्यूबॉइड, इस तरह का क्यूबॉइड। जिसमें लेंथ, ये लेंथ मान लें, ये ब्रेथ और ये हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसको हाइट ले सकते हैं। तो पार्श्व पृष्ठ में होता क्या है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल, सपोज दैट आप देख लीजिए, ये जो डब्बा आप देख रहे हैं, ये डब्बा घनाभ के आकार का है, क्यूबॉइड है। तो इसमें यह साइड, इसका ठीक अपोजिट साइड पीछे, फिर ये साइड और ये 4 सतहें, 4 सरफेस, 4 सरफेस जो है, ये पार्श्व पृष्ठ हुआ, वक्र पृष्ठ हुआ। और यदि इसका ऊपरी भाग, इसको अंतरिक्ष कहते हैं, और निचली भाग जिसको आधार कहते हैं, ये दोनों यदि ऐड कर देते हैं तब तो ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ में वह भाग लिया जाता है जो धरातल को टच करता है और जो आकाश में रहता है, आकाश को टच करता है। क्योंकि मैथमेटिक्स में जमीन छोड़ देने के बाद का जो हिस्सा है वो आकाश माना जाता है, स्पेस माना जाता है। हमारे पैर का तलवा ये धरती पर है, लेकिन तलवे से ऊपर जितना कुछ भी है मैथमेटिक्स के अनुसार वो स्पेस में है, आकाश में है। क्योंकि वहीं से जहां पर धरती छोड़ दिए, धरातल छोड़ दिए, अंतरिक्ष शुरू हो जाता है। ये कोई नहीं है कि 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तो अंतरिक्ष प्रारंभ होगा। तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल में हम वो भाग लेते हैं जो कि स्पेस को और धरातल को वो टच न करे। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल लेना है। जैसे किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, वही घनाभ का पार्श्व पृष्ठ होता है। तो लेंथ दिया हुआ है 6 मीटर, ब्रेथ 4 और हाइट 2। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठ, या इसको कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, कर्व सरफेस एरिया 2L + B × H।
आसानी से इसको हम हल कर सकते हैं। 2 6 4 10, 2 यहां पर, और ये 40 मीटर में है, तो मीटर स्क्वायर इसका होगा। तो आज इतना ही रहेगा, बाकी अगले क्लास में देखना ना भूले। और यदि कहीं कोई समस्या होती है तो आप अवश्य अपने प्रश्न को कमेंट बॉक्स में डालिए, अपने विचार भी लिखिए। अच्छा लगे तो भी लिखिए कि हाँ अच्छा लगा। कहीं कोई सुझाव देना हो तो सुझाव दीजिए, बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन प्रतिदिन अध्ययन जारी कीजिए। एक बार में न समझ में आए दोबारा देखिए, अच्छा लगे लाइक करना न भूले, क्योंकि एक से एक मेथड्स आपको दिए जा रहे हैं और आपका एक लाइक हमारे उत्साह को दुगना बढ़ाएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।